हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल शिक्षा सारथी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग DEC 2 के बारे में पढ़ाई कर रहे थे। उसके हम लोगों ने ब्लॉक 1 के यूनिट 3 को स्टार्ट किया था। यूनिट 3 का पार्ट 1 हमने कल किया। तो पार्ट 1 में हम लोग इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ पढ़ रहे थे। इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ में हमने बहुत कुछ पढ़ा। तो उसका पहला फैक्टर जो था मोर्टेलिटी इंडिकेटर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। मोर्टेलिटी इंडिकेटर के भीतर था क्रूड डेथ रेट हमने पढ़ा, फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पढ़ा। अब जो है इसका चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि जितने भी डेथ्स हो रहे हैं जो कि 5 साल से कम एज या 5 साल तक के एज के बच्चों के 5 साल के पहले के एज के बच्चों का हो रहा है डेथ, हाँ, उसके मदद से हम ये अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट निकालते हैं। ठीक है, कि जो है कितने बच्चे जो हैं उनका डेथ हो रहा है 5 साल के अंदर। नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन बिफोर 5 years ऑफ एज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइव बर्थ इनटू 1000, कि कितने नवजात शिशुओं ने जन्म लिया। पहले तो है कितने जो 5 साल से कम के बच्चे मर गए, डिवाइडेड बाई कितने नवजात शिशुओं ने उस साल जन्म लिया है, और इंटू 1000 करेंगे। 1000 को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे हम लोग को अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट निकलता है। तो ये एक अच्छा इंडिकेटर है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से ज़्यादा अच्छा इंडिकेटर है। और आजकल इसको बहुत सारे इंटरनेशनल एजेंसीज भी यूज़ कर रहे हैं ये जानने के लिए, मोर्टेलिटी रेट जानने के लिए कि कितने लोग लंबे जीवन तक जी पा रहे हैं, कितने जल्दी मर जा रहे हैं, उससे हेल्थ का पता चलेगा। ठीक है, अब है नेक्स्ट है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट आ गया। ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हम लोग पढ़ेंगे। इसमें है कि ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेट से हम लोग को पता चलता है कि वुमेन का हेल्थ स्टेटस कैसा है सोसाइटी में, है ना, समाज में वुमेन लोग का हेल्थ कैसा है। अब मैटरनल मोर्टेलिटी या फिर डेथ जो है वुमेन लोग का जो होता है, जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया था, नो मैन इज़ इमॉर्टल, कोई भी जो है अमर नहीं है। मैन है तो वो मरेगा ही, मैन वुमेन जो भी है। ठीक है, तो जो वुमेन लोग का जल्दी डेथ हो जाता है, जो कि मदर बनने वाली होती है या मदर बन चुकी होती है, वो उनका रीज़न उनका साथ क्या होता है कि प्रेगनेंसी से एसोसिएटेड रहता है। प्रेगनेंसी के समय कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, या जब चाइल्ड बर्थ हुआ उस समय कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुआ, तो उसके कारण वैसी मदर्स का डेथ हो जाता है। ठीक है, तो वो ज़्यादातर डेथ उसमें क्या होता है, क्या चीज़ के कारण होता है कि रिप्रोडक्टिव एज जो है वो सही नहीं होता है वुमेन लोग का। बहुत ही कम एज में रिप्रोडक्शन वो लोग करते हैं, जिसके कारण उनका डेथ हो जाता है। हाँ, बहुत कम एज में उनका बॉडी पार्ट्स डेवलप नहीं रहता है और वो रिप्रोड्यूस करते हैं, नए बच्चों को जन्म देते हैं बहुत ही कम उम्र में, जिसके कारण उनका डेथ हो जाता है। खासकर ऐसा डेवलपिंग कंट्रीज़ में होता है। ठीक है, तो ये फिगर बहुत हाई है डेवलपिंग कंट्रीज़ में। जो विकासशील देश है जैसे कि इंडिया जैसे कंट्रीज़ में, उनमें ये प्रॉब्लम बहुत हाई है। ठीक है, और डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये बहुत कम है, वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है। वहाँ पे मदर्स का ऐसे डेथ नहीं होता है, प्रेग्नेंट या डिलीवरिंग मदर्स का डेथ नहीं होता है, बहुत कम होता है। पर जो विकासशील देश है, इंडिया जैसे देश, वहाँ पे ये फिगर बहुत हाई होता है, क्योंकि कम एज में वो लोग रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को। तो नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ फीमेल्स ड्यू टू प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और विद इन 42 days ऑफ डिलीवरी फ्रॉम रिलेटेड कॉजेज इन एन एरिया ड्यूरिंग अ गिवन ईयर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन द सेम ईयर एंड ईयर, सेम एरिया एंड ईयर इन 1000। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो है कितने फीमेल्स का डेथ हुआ है प्रेगनेंसी के कारण, गर्भवती होने के कारण, या उनके बच्चे के जन्म के 42 डेज़ के भीतर, डिलीवरी के 42 डेज़ के भीतर, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में और किसी एक साल में। हाँ, वो कैलकुलेट किया जाएगा कि हाँ, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में एक साल में कितनी ऐसे वुड बी मदर्स और जो मदर बन चुकी हैं उनमें कितनों का डेथ हो गया है, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन द सेम एरिया एंड डिवाइडेड बाई कितने नवजात शिशुओं ने, जीवित शिशुओं ने जन्म लिया है उसी एरिया में और उसी साल में, और इंटू 1000 के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हम लोग का मैटरनल मोर्टेलिटी रेट निकलता है। ठीक है,
अब हम लोग जैसे यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट का एग्जांपल देख रहे, तो उसमें हम लोगों ने मैटरनल मोर्टेलिटी रेट निकाला था कि 140 महिलाओं की डेथ हो जा रही है और टोटल नवजात शिशु जन्म ले रहे हैं 35,000। तो 140 बटा 35,000 इंटू 1000 कर रहे हैं, तो हम लोग को 4 निकल रहा है ना। 140 बटा 35,000 गुना 1000 कर रहे हैं तो हमको 4 निकल रहा है, यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट उस डिस्ट्रिक्ट में 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पर 1000 जीवित शिशुओं के जन्म के हिसाब से किया जाता है। बहुत सारे कंट्रीज़ में ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत ही लो रहता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे 1 लाख नवजात शिशुओं के जन्म के हिसाब से उसको कैलकुलेट किया जाता है। यूरोप में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो 23 पर 1 लाख लाइव बर्थ इन 1988 है। यानी 1988 में अगर 1 लाख पूरे जीवित शिशुओं ने जन्म लिया है तो उसमें से 23 वुमेन का डेथ हो गया है, यही वो बता रहे हैं। तो ये सब हम लोग मोर्टेलिटी रेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि हम लोग का फर्स्ट फैक्टर है। हम इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ में बहुत सारा फैक्टर्स है उसका, है ना, बहुत सारे कारक है। उनमें से पहला मोर्टेलिटी इंडिकेटर कारक है कि कितने लोगों का कितने लोग मर जा रहे हैं जल्दी जल्दी। तो उसमें हम लोगों ने पहले पढ़ा क्रूड डेथ रेट, ठीक है, डिवाइडेड बाय इन्फेंट पहला है क्रूड डेथ रेट, सेकंड हमने पढ़ा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, फिर अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, फिर हम लोगों ने 5th पॉइंट पढ़ा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अब हम लोग एक और पढ़ेंगे डिजीज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी, और एक और है एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ। ठीक है, उस फैक्टर के भीतर ये 2 और आएगा। अब डिजीज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी क्या है, जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि बीमारी के कारण जो डेथ होता है। ये सबसे सिंपल मेथड है कैलकुलेट करने का कि आखिर किसी समाज में डिजीज़ का बर्डन क्या है, किसी समाज में कितना वो लोग बीमारी से ग्रस्त हैं, वो पता चलता है। मोर्टेलिटी रेट जो है कोई पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए कैलकुलेशन किया जा सकता है। ठीक है, तो उससे आप हेल्थ इंडिकेटर जान पाएंगे, जैसे कि कितना डेथ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के कारण हुआ, श्वास के इन्फेक्शन के कारण कितना डेथ हुआ, हार्ट डिजीज़ हृदय रोग के कारण कितना हुआ, कैंसर के कारण कितना डेथ हुआ। वो सब कैलकुलेट करने से पता चलता है कि हाँ कौन सा बीमारी वहाँ पे ज़्यादा इफ़ेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो कोई एक पर्टिकुलर बीमारी के कारण जितने नंबर ऑफ डेथ हो रहा है, जितनी मौतें हो रही हैं कोई एक पर्टिकुलर बीमारी के कारण, उसको 1000 या 1 लाख पॉपुलेशन के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है कि 1000 का पॉपुलेशन में कितने लोग मर रहे हैं इस बीमारी के कारण, या 1 लाख के पॉपुलेशन में कितने लोग मर रहे हैं उस बीमारी के कारण, उस हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट है जो लास्ट पॉइंट इस मोर्टेलिटी रेट का है, वो है एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ। ठीक है, जन्म के समय एक्सपेक्ट किया जाता है कि इसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसा रहेगा, ये कितने दिनों तक जीवित रहेगा। ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स दैट विल बी लिव्ड बाय दोज बोर्न इनटू अ पॉपुलेशन इफ द करंट एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट्स ऑफ द पॉपुलेशन परसिस्ट। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति एक जनसंख्या के भीतर उसने जन्म लिया है और वह कितने वर्षों तक एवरेज वो जी पाएगा, अगर वहाँ का जो मोर्टेलिटी रेट है उस जनसंख्या का, कि हाँ उस जैसे मान लो इंडिया के भीतर सोचते कि नहीं हाँ व्यक्ति जो है 75-80 ईयर्स तो आराम से जी ही रहा है, यानी कि 75-80 ईयर्स का एक एवरेज बर्थ लाइफ है, बर्थ साइकिल है, मतलब एज है पर्सन का। तो उस हिसाब से अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे इंडिया में जन्म लेता है तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है, ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि हाँ ये एटलीस्ट 75-80 ईयर्स तक तो ये जी ही जाएगा। ठीक है, यानी करंट ऐसा चल रहा है कि इतने एज तक जी पाएंगे, तो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ है। ठीक है, और ये एक्चुअली जो है ये दोनों सेक्सेस के लिए अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है कि हाँ फीमेल्स का मोर्टेलिटी रेट शायद हाई रहेगा, मतलब फीमेल्स का लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाई रहेगा, ज़्यादा समय तक वो जी पाएंगी, मेल्स थोड़े जल्दी डेथ हो जाते हैं, और डिपेंड करता है किस एरिया का कैसा पॉपुलेशन है। ठीक है, तो अगर ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कंट्री में कि नहीं ज़्यादा लंबे समय तक जिएगा वो व्यक्ति, एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ ज़्यादा लंबे समय का होगा, जब वो जन्म ले रहा है तभी ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है। इसका मतलब है कि उस एरिया में, उस जनसंख्या में उनका हेल्थ स्टेटस ठीक हो रहा है। अगर देखा जाए कि नहीं लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी 90 ईयर्स हो गया है, मतलब उस पॉपुलेशन का हेल्थ स्टेटस ठीक है, वो बीमारियों से कम ग्रसित है, वो ज़्यादा दिन जी पा रहे हैं, है ना। यानी अगर ये बढ़ता जाएगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो हेल्थ स्टेटस भी अच्छा रहेगा, इससे यही कह पाते हैं।
अब हम लोग जो सेकंड फैक्टर है उसका मॉर्बिडिटी इंडिकेटर, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि मॉर्बिडिटी इंडिकेटर जो है, इंडिकेटर ऑफ हेल्थ, वो क्या कह रहा है। उसके आगे फिर डिसेबिलिटी रेट पढ़ेंगे, न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर, ये सब पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग मॉर्बिडिटी इंडिकेटर में। Morbidity indicators do not reveal the burden of ill health in a community. For example, the prevalence of arthritis, goiter, or mental illness. Morbidity refers to ill health. Morbidity indicators supplement the mortality data in describing the health status of a population. अब है कि मॉर्बिडिटी रेट जो है वो ये नहीं बताता है, मॉर्बिडिटी इंडिकेटर, कि एक कम्युनिटी में जो बीमारियों से ग्रसित है उसका कितना भार है, ठीक है, वो नहीं बता पाता है मॉर्बिडिटी इंडिकेटर, कि बीमारियों से कितना ग्रसित है वो सोसाइटी, वो नहीं बता पाता है। फॉर एग्जांपल, एक कम्युनिटी में बहुत लोगों को आर्थराइटिस है, गठिया की बीमारी है, गॉइटर है, या मेंटली इल है, ठीक है, तो जो है मॉर्बिडिटी का मतलब होता है इल हेल्थ, है ना, खराब स्वास्थ्य होता है मॉर्बिडिटी का मतलब, ठीक है। तो मॉर्बिडिटी इंडिकेटर सप्लीमेंट द मोर्टेलिटी डेटा इन डिस्क्राइबिंग द हेल्थ स्टेटस ऑफ अ पॉपुलेशन। क्या है कि हम लोग देखा कि जो मोर्टेलिटी रेट है उससे पता चलता है कि किसी जनसंख्या का हेल्थ स्टेटस कैसा है। मोर्टेलिटी रेट उनका जितना लो रहेगा, उनका जितने कम लोग मर रहे होंगे तो उनका हेल्थ स्टेटस अच्छा होगा उस जनसंख्या का, उसको ये साथ में सप्लीमेंट करता है। अगर हमारा मॉर्बिडिटी इंडिकेटर हाई रहेगा, मतलब लोग ज़्यादा बीमारियों से ग्रसित हैं, तो यानी जो हमारा नंबर ऑफ डेथ्स है वो भी हाई रहेगा, है ना। अगर मॉर्बिडिटी रेट हाई रहेगा, मॉर्बिडिटी इंडिकेटर ज़्यादा दिखाएगा, तो मॉर्टेलिटी रेट भी हाई रहेगा। तो एक तरह से ये सप्लीमेंट करता है, ये डायरेक्ट नहीं बताता है कि कितना नंबर ऑफ डेथ्स हो रहा है या सोसाइटी में कितना बर्डन है बीमारी का, ये डायरेक्ट नहीं बताता है। तो क्या है कि मेन ड्रॉबैक क्या है मॉर्बिडिटी रेट का, कि that subclinical cases go unreported and are not taken into consideration. The clinical cases in fact represent only a small percentage of the total morbidity spectrum. The morbidity indicator used frequently as are discussed below. है, पर वो लोगों ने डॉक्टर को नहीं दिखाया, क्लिनिक में उनका रिपोर्ट नहीं तैयार हुआ, तो उससे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि उस सोसाइटी, उस एरिया के लोगों को कितने लोग उस बीमारी से ग्रसित है और उसके कारण उनका हेल्थ स्टेटस पे क्या असर पड़ रहा है, क्योंकि बहुत लोगों ने डॉक्टर को नहीं दिखाया है। यानी जिन लोगों ने डॉक्टर को दिखाया है उसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस एरिया में ये बीमारी है बहुत सारे लोगों को, इसके लिए इनका हेल्थ स्टेटस ख़राब है। तो यही उनका ड्रॉबैक है मॉर्बिडिटी इंडिकेटर का, कि बहुत सारा सब क्लिनिकल केसेस, क्लिनिक के नीचे अपने से जो छोटा बहुत देखभाल कर लेते हैं छोटे मोटे डॉक्टर को दिखा के, वो अनरिपोर्टेड रहता है, वो रिपोर्ट सब नहीं आ पाता है, कहीं पे दर्ज नहीं होता है वो रिपोर्ट, तो इसके कारण वो इंडिकेटर ठीक से बता नहीं पाता है, ठीक है। तो जो क्लिनिकल केसेस जो होता है, जहाँ पे रिपोर्ट लिखा जा रहा है व्यक्ति की बीमारी का, वो बहुत ही छोटा परसेंटेज होता है, बहुत कम लोग होते हैं डॉक्टर्स को दिखाते हैं। तो मॉर्बिडिटी स्पेक्ट्रम जो है, मॉर्बिडिटी स्पेक्ट्रम, यानी कि ये ख़राब स्वास्थ्य कितना दूर तक फैला हुआ है, इसका अंदाज़ा वहाँ पे लगाना मुश्किल होता है, ठीक है। अब जो है मॉर्बिडिटी इंडिकेटर को फ्रीक्वेंटली कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो पहला है इंसिडेंस। Incidence refers to the occurrence of new cases in a specified population within a specified time frame. ठीक है, it may be new episodes of the same disease like diarrhea or upper respiratory. ठीक है, क्या है इंसिडेंस है कि कोई नया केस जो है किसी एक जनसंख्या के भीतर एक स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम के भीतर, मतलब कि मान लीजिए हम लोगों ने दिया कि हाँ ये 6 महीने में श्वास की बीमारियों के कितने नए केस दर्ज हुए हैं। एक कम्युनिटी है, वहाँ पे 100 लोग रह रहे हैं, तो 100 लोगों में ये 6 महीने के भीतर श्वास की बीमारियों के कितने केसेस आए हैं, कितने रिपोर्ट्स नए नए आए हैं, ठीक है। वही होता है इंसिडेंस, की न्यू केसेस का ऑकरेंस क्या है, कितनी जल्दी जल्दी नए केसेस आ रहे हैं, नए केसेस आ रहे हैं, कितने नए लोग बीमार पड़ रहे हैं उस पर्टिकुलर बीमारी से उस पर्टिकुलर टाइम के भीतर, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ये जो नया एपिसोड होगा, नए जो केसेस दर्ज हो रहे हैं, हो सकता है कि वो सेम बीमारी के कारण हो, ठीक है, सेम बीमारी के कारण हो,
जैसे कि डायरिया या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन डायरिया के कारण हो रहा हो, या फिर जो ऊपर के श्वास की नली की बीमारियों के कारण वो केसेस बार बार आ रहे हों, उस 6 महीने के भीतर बहुत सारे वैसे केसेस आ रहे हों। हो सकता है उसी सेम इंडिविजुअल में भी वो बार बार आ रहा हो, उसी व्यक्ति में बार बार वह केस आ रहा हो, बार बार वो आके डॉक्टर को दिखा रहा है, रिपोर्ट कर रहा है, या फिर नए केसेस आ रहे हैं और कुछ नए तरह के दूसरे तरह के बीमारियों से रिलेटेड, जैसे टाइफाइड, कॉलेरा, इस तरह की बीमारियों के नए केसेस आ रहे हैं वो 6 महीने के भीतर, या जितना टाइम फ्रेम हमने लिया है। ठीक है, तो जब हम लोग देखते हैं कि कोई एक बीमारी जो है is 5 per 1000 population for a particular year, it means that in the given area there have been 5 new cases of particular disease among every 1000 people of the population at risk। ठीक है, यानी कि मान लीजिए हमने 1 साल का समय दिया, 1 साल के भीतर 1000 लोगों का पॉपुलेशन था, उस एरिया में 1000 लोगों की जनसंख्या थी, उसमें हमने देखा कि वह बीमारी, मान लीजिए कोलेरा की बीमारी से 5 नए केस आए हैं उस साल में। ठीक है, 5 नए केस आए हैं, या 5 लोग फिर से रिपोर्ट किए हैं, तो हम बोलेंगे कि 5 नए केस आ रहे हैं। इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ क्या है, 5 है ना, क्योंकि 5 नए केस आए हैं उस बीमारी से 1000 लोगों की जनसंख्या के बीच में जो उस 1 साल में। तो इंसिडेंस रेट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ स्पेसिफिक डिजीज ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड बाय पॉपुलेशन एट रिस्क इनटू 1000। ठीक है, कि नए केसेस किसी बीमारी के एक गिवन टाइम के भीतर कितने आए हैं डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन और एट रिस्क, माने कितनी जनसंख्या को आ सकता था। मान लीजिए श्वास की बीमारी हो रही है, तो श्वास की बीमारी 100 लोग उस एरिया में रहे, उस 100 लोगों का रिस्क है, किसी को भी हो सकता है श्वास की बीमारी। तो यहाँ पे क्या है, और उसमें से 10 लोगों ने रिपोर्ट किया, तो 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1000 कि इतनी जनसंख्या रिस्क में है, वो 100 में से किसी को भी हो सकता था। 10 डिवाइडेड बाई 100, 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1000 इन 1 पर्टिकुलर ईयर। ठीक है, या 1 मंथ या 6 मंथ, जो भी हम टाइम पीरियड ले रहे हैं, यही इंसिडेंस रेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और मॉर्बिडिटी इंडिकेटर के भीतर उन लोगों ने एक और बताया है, वो है प्रिवेलेंस, और एक और है अटेंडेंस रेट्स एट आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, हेल्थ सेंटर एट्सेट्रा। प्रेवलेंस का मतलब क्या है कि कोई एक पर्टिकुलर बीमारी के कितने केसेस अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में इन अ डिफाइंड पॉपुलेशन। वो 100 लोगों का एक कम्युनिटी है, वो 100 लोगों में मान लो डायरिया की बीमारी अभी इस समय पे अभी भी और कितनी है, कितने लोगों को अभी भी डायरिया की बीमारी चल रही है या कोलेरा की बीमारी चल रही है अभी एक इस महीने में, मान लीजिए एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम उन 100 लोगों के भीतर अभी भी वो बीमारी कितनी चल रही है, कितने लोगों को है, वो कहलाता है प्रेवलेंस। ठीक है, वो ये नंबर बताता है कि कितने लोग उस बीमारी से ग्रसित हैं एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में, एक उस साल में, उस महीने में, उस गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में उस पॉपुलेशन के भीतर। हाँ, यानी कि अगर हम कहेंगे कि पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस जो है, ठीक है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस जो बीमारी है वो इंडिया में प्रेवलेंस थी कितनी, 1994 में 1.6% प्रेवलेंस था उसका। ठीक है, इसका मतलब है कि हर 1000 लोगों के पॉपुलेशन में 16 लोगों को पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस था 1994 में। 1000 लोगों का अगर हम एक जगह पॉपुलेशन देखेंगे उसमें हर 16 व्यक्ति को पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस था 1994 में। इसका मतलब यही है, क्यों, क्योंकि प्रेवलेंस रेट 1.6% था। यानी कि इसमें वो केसेस भी होता है जो कि डायग्नोस हो रहा है 1994 में, या फिर वो केसेस भी है जिनको पहले से डायग्नोसिस किया गया, जिनको पहले से पता चल गया कि उनको ट्यूबरक्लोसिस है और उनका इलाज अभी तक नहीं हुआ है। ये दोनों केसेस इसमें आएंगे, नए केसेस भी और जो पहले से डायग्नोसिस है वो भी। अब इसका मॉर्बिडिटी इंडिकेटर का थर्ड पॉइंट क्या है, अटेंडेंस रेट्स एट आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स, हेल्थ सेंटर्स एक्सेट्रा। The morbidity pattern of the patients attending a health center or the outpatient department of a hospital indirectly reflects the morbidity pattern of those diseases in the community. कुछ पेशेंट्स आ रहे हैं, कोई हेल्थ सेंटर पे आ रहे हैं, ठीक है, या कोई हॉस्पिटल, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल का एक आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है जहाँ लोग आके दिखा के जाते हैं, तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है। तो वहाँ पे
कितने पेशेंट आ रहे हैं, उनका मॉर्बिडिटी पैटर्न कैसा है, उनमें से कितने लोग किस बीमारी से ग्रसित हैं, हाँ वैसे कितने लोग आ रहे हैं, वो पूरा पैटर्न देखने से पता चलता है कि उस पर्टिकुलर बीमारी का वो कम्युनिटी के लोगों में, उस एरिया में वो पर्टिकुलर बीमारी का कितना पैटर्न है, मॉर्बिडिटी पैटर्न कितना है, मतलब कि कितने लोग उस एरिया में, उस सिटी में उस पर्टिकुलर बीमारी से ग्रसित हैं, कौन कौन से बीमारी से कितने लोग ग्रसित हैं वो पता चलता है। ठीक है, ऑल्दो जो फिगर निकलेगा उसमें वो कम्युनिटी सर्वे फिगर के साथ मैच नहीं करेगा। जब हम लोग कम्युनिटी में जाएंगे, पूछते जाएंगे आपको ये बीमारी, आपको ये बीमारी, सर्वे करेंगे तो वो हॉस्पिटल वाले सर्वे ये अटेंडेंस रेट ऑफ पेशेंट के साथ वो मैच नहीं करता है। ठीक है, फिर भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है कि रफली पता चल जाता है कि इस कम्युनिटी में कितने लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मॉर्बिडिटी डेटा ऑफ इंडियन पॉपुलेशन दैट आर कोटेड इन डिफरेंट फॉरम्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी। हाँ, ज़्यादातर जो भी मॉर्बिडिटी डेटा आता है कि हाँ किस किस बीमारी से कम्युनिटी के लोग ग्रसित हैं, वो ज़्यादातर इसी से पता चलता है कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में कितने पेशेंट्स आ रहे हैं या कोई हेल्थ सेंटर पे इस बीमारी से रिलेटेड कितने पेशेंट आ रहे हैं। तो ये हमारा मॉर्बिडिटी रेट कंप्लीट हो गया है, मॉर्बिडिटी इंडिकेटर जो था। अब थर्ड जो है हेल्थ इंडिकेटर क्या है, वो है डिसएबिलिटी रेट, उसके बाद है न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर। ठीक है, डिसएबिलिटी रेट नेक्स्ट है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिसएबिलिटी रेट में जब हम लोग कहते हैं कि कोई पर्सन हेल्दी है, हाँ इसका मतलब है कि वह अपना सारा एक्टिविटीज़, अपने दिनचर्या का सारा काम कंप्लीटली अपने से कर पा रहा है अच्छी तरीके से। और जब वो बीमार हो जाता है तब उसको कुछ फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, कुछ शारीरिक प्रॉब्लम होता है या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, मेंटली भी वो इल हो जाता है, जिसके कारण वो अपना कुछ नॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता है। हाँ, उसके एक्टिविटीज़ में सारे काम वो नहीं कर पाता है उतनी तेज़ी से। मान लीजिए वो घूम नहीं पाएगा, उतनी तेज़ी से अपने सारे काम नहीं कर पाता है। ठीक है, तो वैसे में हम लोग कहते हैं कि जब वो उसका सारा नॉर्मल एक्टिविटी लिमिट हो जाएगा, कुछ एक्टिविटी कर पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, वैसे में हम लोग कहेंगे वो पर्सन डिसेबल्ड है और उसको कुछ डिसेबिलिटी है। ठीक है, व्यक्ति जब अपना सारा पर्सनल दिनचर्या का काम सब अपने हाथों से नहीं कर पा रहा है, अपने ही सहारे से नहीं कर पा रहा है, वैसे व्यक्ति को हम लोग डिसेबल्ड कहते हैं और उनको कहते हैं उनमें कुछ डिसेबिलिटी है। जैसे जैसे मेडिकल नॉलेज का एडवांस होते जा रहा है, जितने से मेडिकल नॉलेज एडवांस हो रहा है, नए नए बीमारियों के बारे में पता चल रहा है, नई दवाइयाँ आ रही हैं, क्या हो रहा है, डेथ रेट डिक्लाइन हो जा रहा है। पहले लोग ज़्यादा कम वर्ष में मर जाते थे, अभी काफ़ी दिन तक लोग जीवित रह रहे हैं, पर डिसेबिलिटी रेट अभी भी इंक्रीज़ किया है। अभी भी बहुत सारे लोग डिसेबल्ड हैं, वो रेट इंक्रीज़ किया है। ठीक है, रेट्स यूजुअली यूज्ड आर बेड डिसेबिलिटी डेज, वर्क लॉस डेज विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड एटसेट्रा। मतलब इसमें क्या है, जैसे बेड डिसेबिलिटी डेज है कि कुछ दिन व्यक्ति इतना बीमार है कि वो बेड पे ही रह रहा है, वो चल फिर नहीं सकता। कुछ दिन वो बच्चे इतने बीमार है कि स्कूल नहीं जा रहे हैं, कुछ दिन व्यक्ति इतना बीमार है कि वह ऑफिस नहीं जा पा रहा है, तो वो सब उसका डिसेबिलिटी उन पीरियड में होगा। ठीक है, तो ये सब जो इंडिकेटर है, हाँ, ये सबसे एक इंडेक्स कैलकुलेशन होता है। उस इंडेक्स का नाम है सुलिवन्स इंडेक्स, जो बताता है कि हम लोग कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसा जीवन होगा जिसमें डिसेबिलिटी नहीं हो। हाँ, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्री लाइफ फ्री ऑफ डिसेबिलिटी, ये अंदाज़ा लगाना है कि इस व्यक्ति को कुछ डिसेबिलिटी नहीं हो, वो कितने दिन तक पूरा ठीक ठाक अपना सब एक्टिविटीज़ कर पाए, उसको कहते हैं सुलिवन्स इंडेक्स। ठीक है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बाय सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द लाइफ एक्सपेक्टेंसी द प्रोबेबल ड्यूरेशन ऑफ बेड डिसेबिलिटी एंड इनएबिलिटी टू परफॉर्म मेजर एक्टिविटीज़। किसी व्यक्ति का हमने लाइफ एक्सपेक्टेंसी का अंदाज़ा किया कि वो 80 साल जिएगा। 80 साल में हमने देखा कि नहीं, वो करीब 80 साल के उसके जीवन में वो 1 साल करीब वो डिसेबल्ड रहा, या तो वो बेड से नहीं उठ पाया, या वो जो है स्कूल नहीं जा पाया, वर्क करने नहीं जा पाया, अपना सब काम पर्सनल काम नहीं कर पा रहा है, कुछ कर पा रहा है। तो मान लीजिए, तो फिर 80 साल -1 करेंगे तो 79 जो निकलेगा वही उसका सुलिवन नंबर मिलेगा, सुलिवन इंडेक्स मिलेगा। ठीक है, तो सुलिवन्स इंडेक्स इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द एडवांस्ड हेल्थ इंडिकेटर।
सुलिवान इंडेक्स से अच्छे से पता चल पाता है कि हेल्थ कैसा रह रहा है उस व्यक्ति का। हेल्थ इंडिकेटर ये अच्छा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर पे, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर और उसके बाद है हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स। जैसे कि हम लोग को पता चल रहा है न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर यानी कि जो पोषण है, व्यक्ति को कैसा पोषण मिल रहा है उसी से पता चलता है कि उसका हेल्थ कैसा रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं, न्यूट्रिशन एक डायनेमिक प्रोसेस है इन विच द कंज्यूम फूड इज यूटिलाइज फॉर नरिशिंग द बॉडी। देखिए, पोषण जो है, व्यक्ति को जब पोषण मिलता है वो एक डायनामिक प्रोसेस है, मतलब वो चेंज होता रहता है। कभी उसको पोषण ज़्यादा मिल रहा है, कभी कम मिल रहा है, कभी पूरा बैलेंस्ड पोषण मिल रहा है, ठीक है। और वह जो खाना खा रहा है वो उसका बॉडी अपने आप को पोषित करने के लिए कितना यूज़ कर पा रहा है, वो सब उसमें इंक्लूड होता है ये न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर में। तो जब भी जो हम भोजन कर रहे हैं, हमारे जो डाइट ले रहे हैं, उसमें कोई एक पोषक तत्व की कमी होगी, हाँ, या फिर हम लोग डाइट ले रहे हैं उसके बाद भी कोई बीमारी अगर आ जाए, डिजीज़ प्रोसेस सेट हो जा रहा है, तो उसमें हम लोग को क्या होता है कि डेफिशिएंसी साइंस डेवलप हो जाता है, यानी कि व्यक्ति के कमी, शरीर में किसी एक पोषक तत्व की कमी है, वो डेफिशिएंसी है, वो पता चलने लगता है, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं? बहुत सारा वेरिएबल्स है, हाँ, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट वी आर इंटरेस्टेड। अगर हम वो है कि देखना चाहते हैं किसी व्यक्ति में अगर आयरन की कमी है तो आयरन वाला टेस्ट हम लोग उसको कराएंगे, ठीक है। उसको प्रोटीन की कमी है तो प्रोटीन वाला टेस्ट कराएंगे। तो अलग अलग वेरिएबल है, अलग अलग टेस्ट कराएंगे तो पता चलेगा उसके शरीर में किस चीज़ की कमी है। इसमें से एक सबसे कॉमन है प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन। ज़्यादातर लोगों को अच्छा खाना नहीं मिलता, प्रोटीन वाला खाना नहीं मिलता, जिसके कारण उनको उनके सेल्स टिश्यूज़ को एनर्जी नहीं मिलता है और वो मेलनरिश्ड रहते हैं, वो ना अच्छे से वो ग्रो नहीं करते, उनका बॉडी ठीक से डेवलप नहीं होता है, उसको कहते हैं प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन। और इसी तरह एक विटामिन ए डेफिशिएंसी भी है। विटामिन ए की कमी बहुत लोगों में रहती है, उनके कारण उनका आई साइट पर भी असर पड़ता है। तो विटामिन ए डेफिशिएंसी भी बहुत यूजुअल डेफिशिएंसी है। ये दोनों चीज़ों की कमी बहुत सारे कम्युनिटी के एरियाज़ में दिखाई देता है बहुत सारे लोगों में। इसी तरह एक और इंडिकेटर भी है लो बर्थ वेट। बहुत सारे बच्चे जन्म लेते हैं, उनका जो है बॉडी वेट बहुत कम होता है जन्म के समय, है ना। लो बर्थ रेट होता है, वेट होता है, वजन बहुत कम होता है जो छोटे बच्चे जन्म लेते हैं, क्योंकि मदर को प्रेगनेंसी के समय ठीक से खाना वाना नहीं मिला रहता है। तो ये भी एक न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर है कि हेल्थ कैसा रहेगा, ठीक है। अब है प्रेवलेंस ऑफ लो बर्थ वेट, LBW, लो बर्थ वेट। जन्म के समय ही जो शिशु ने जन्म लिया है उसका वजन बहुत कम है, ठीक है। बोलते हैं कि द कट ऑफ पॉइंट फॉर कॉलिंग ए बेबी अ लो बर्थ वेट बेबी इज़ 2500 ग्राम्स, ठीक है। दिस रेट एक्सप्रेसेस द परसेंटेज ऑफ सच बर्थ्स। अब है कि जिस बेबी का वेट जो है 2500 ग्राम्स जो है, यानी कि 2.5 kg कह सकते हैं, उतना हो या उससे कम हो तो हम बोलेंगे कि वो कम वजन वाला बेबी जन्म लिया है, कम वजन वाला शिशु ने जन्म लिया है, ठीक है। तो ये जब हम लोग इसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो एक रेट पता चलता है कि आखिर कितने ऐसे जन्म हो रहे हैं, कितने % ऐसे बच्चे जन्म ले रहे हैं जिनका लो बर्थ वेट है। अब सेकंड क्या है, प्रेवलेंस ऑफ प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन, PEM इन द अंडर 5s, ठीक है। कि जो बच्चे 5 साल की उम्र को पहुँचे नहीं है, 5 साल से कम उम्र के बच्चे, हाँ, उनमें कितने % ऐसे बच्चों का है जिनको कि who fall short of certain anthropometric cutoff points. The anthropometric parameters usually used for measuring, अच्छा ठीक है, उम्र के बच्चे हैं, उनका अगर हम लोग मेजर करेंगे कि उनका हाइट कितना है, उनका वेट कितना है, उनका मिड आर्म सरकमफरेंस जो है, उनके हाथ के मिड वाले एरिया में कितनी मोटाई है उनके हाथ की, वो कितने दुबले पतले हैं, ये सब चीज़ का अगर मेजरमेंट करेंगे तो उसको कहते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक पैरामीटर कहते हैं, एंथ्रोपोमेट्रिक पैरामीटर। तो
एंथ्रोपोमेट्रिक पैरामीटर का भी एक कट ऑफ पॉइंट है, एक सर्टेन स्टैंडर्ड है कि हाँ 5 साल बच्चे का इतना हाइट होना चाहिए, इतना वेट होना चाहिए। तो जो बच्चों का उससे कम होता है, उससे कम हाइट, कम वेट, मिड आर्म सरकमफ्रेंस, मैंने हाथ वाथ की मोटाई जिसकी उससे कम है, ठीक है, तो उससे पता चलेगा कि वो बच्चे जो हैं उनमें प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन है, ठीक है। इसके बारे में आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, यूनिट 20 में पढ़ेंगे, ब्लॉक 6 में। तो बहुत सारे जो गरीब कम्युनिटी के बच्चे होते हैं उनमें ये प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन बहुत प्रेवलेंट है। बहुत लोगों को प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन छोटे बच्चों को होता है। इसके लिए गवर्नमेंट बहुत हेल्थ प्लानर्स, जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, वो लोग बहुत प्लानिंग करते हैं कि किस तरह का डाइट उस कम्युनिटी के एरिया के बच्चों को दिया जाए ताकि उनका ये प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन का कमी ना हो उनके बॉडी में। सरकार भी बहुत सोचती है इस बारे में। जितना भी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम बनाए जाते हैं, जितने भी पोषण के प्रोग्राम बनाए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो सब में कोशिश किया जाता है कि ये रेट को कम किया जा सके, ठीक है, कि ये जो प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन रेट है उसको कम किया जा सके, उसकी कोशिश की जाती है गवर्नमेंट के सारे पोषण वाले प्रोग्राम के थ्रू। प्रेवलेंस ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है कि विजुअल इम्पेयरमेंट इन द फॉर्म ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस दैट में अल्टीमेटली लीड टू ब्लाइंडनेस। क्या होता है कि शुरू में जब विटामिन ए की कमी होगी तो रात के समय थोड़े अच्छे से दिखाई नहीं देगा बच्चों को, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, ये पूरी तरह अंधेपन में बदल जाएगा। जब उनको अच्छे से विटामिन ए का खाना नहीं मिलेगा तो बड़े होते थे वो पूरी तरह से अंधे हो जाएंगे कुछ साल बाद, ठीक है। तो ये ज़्यादातर किन बच्चों में देखा गया है कि उनमें किन में विटामिन ए की कमी होती है, जिनको मान लीजिए मीज़ल्स हुआ था, ठीक है, और मीज़ल्स की बीमारी से जब वह रिकवर कर रहे हैं तब उनमें विटामिन ए की कमी देखी जाती है, ठीक है। ज़्यादातर जो है 6 महीने से 6 साल के बच्चों में यह रतौंधी की बीमारी जो होती है कि नाइट में उनको दिखाई नहीं दे, ये ज़्यादा दिखाई देता है। 6 महीने से 6 साल के बच्चों में ये बहुत दिखाई देता है। और उसी समय कोशिश करना है कि उनको यह बीमारी नहीं हो, उनको अच्छे से विटामिन ए युक्त खाना देना चाहिए 6 महीने से 6 साल के बच्चों में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हेल्थ इंडिकेटर है वो है हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर, ठीक है। हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर है, तो ये जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है कि जैसे हेल्थ केयर दिया जाता है लोगों में, उसमें अलग अलग फैक्टर इन्वॉल्व है। पहला हेल्थ मैन पावर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द पॉपुलेशन, ठीक है। So different indicators can be formulated by making different combination of constituents of these categories. For instance, doctor population ratio, doctor nurse ratio, population per health center, population per hospital bed, population per trained birth attendant, etc. अब क्या है कि जो भी एरिया है, रूरल एरिया हो, गांव का एरिया हो, अर्बन एरिया हो, शहरी एरिया हो या ट्राइबल एरिया हो, कबीले वाले साइड का एरिया, सब जो हो, वो सब में क्या है कि हेल्थ केयर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। कैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा भाई, जितने लोग हैं उनके हिसाब से उस रेशियो में इतने डॉक्टर होने ही चाहिए, जैसा गवर्नमेंट बताता है। इतने लोग हैं तो इतना बेड वहाँ उस हॉस्पिटल में होना ही चाहिए। उसके अगर मान लीजिए 10 लोग हैं तो कम से कम 4 बेड हॉस्पिटल में होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। इस टाइप का उनका अपना एक रेशियो रहता है। इतने पेशेंट्स उस गांव में इतने सारे लोग रहते तो सबसे नर्स 2 कम से कम हॉस्पिटल में होनी चाहिए, ठीक है। तो अलग अलग रेशियो है। डॉक्टर का जनसंख्या के साथ रेशियो कितना होना चाहिए, कितने डॉक्टर अगर जितने हैं, नर्स कितने होने चाहिए, ठीक है। हर एक हेल्थ सेंटर में कितना जनसंख्या के लोग आ सकते हैं, पॉपुलेशन पर हेल्थ सेंटर होना चाहिए। फिर हर एक हॉस्पिटल बेड, जितनी जनसंख्या उस एरिया में है उसके हिसाब से हॉस्पिटल में कितना बेड होना चाहिए। इसी तरह जो बर्थ अटेंडेंट होते हैं, है ना, जो कि आशा दीदी लोग जो बोलते हैं, जो कि डिलीवरी के समय मदद करती हैं पेशेंट्स को, वो उनको अच्छे से ट्रेनिंग भी दिया जाता है इसके लिए, वो कितनी होनी चाहिए उस जनसंख्या के हिसाब से, ठीक है। तो ये सब बताता है इसमें, मतलब कि हेल्थ मैन पावर है कि डॉक्टर, नर्स, ट्रेन अटेंडेंट्स कितने होने चाहिए, वो मैन पावर है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हॉस्पिटल बेड्स कितने हैं वो है, और पॉपुलेशन की उतने पॉपुलेशन को भी डिवीज़न देना चाहिए कि हाँ भाई 1 लाख पॉपुलेशन में एक ही हेल्थ सेंटर होना तो बहुत मुश्किल होगा, यानी कुछ 10,000 पॉपुलेशन के लिए एक हेल्थ सेंटर हो, इस तरीके से डिवीज़न करना चाहिए, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि हेल्थ सर्विसेज कैसे मिल रहे हैं और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है,
ठीक है। तो अब उसके बाद और आ जाता है हमारा नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन रेट्स, ठीक है। अब जितना भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग दे रहे हैं, हेल्थ मैन पावर दे रहे हैं, ठीक है, वो दिया तो गया है पर वो उनको अवेलेबल है कि नहीं, इसका भी गारंटी पता नहीं चलता। अवेलेबल है तो उसको यूज़ भी वो लोग कर पा रहे हैं कि नहीं। लोग किसी फैसिलिटी को तभी यूज़ कर पाएंगे जब पूरा उन तक वो फैसिलिटी पहुंचेगा, अगर एसेसिबल एंड एक्सेप्टेबल टू द पीपल है, लोग उनको स्वीकार कर पा रहे हैं उन फैसिलिटीज़ को। किसी एरिया के लोग बोलते हैं कि नहीं हमको डॉक्टर नहीं है ज़रूरत है, हम यहाँ के तांत्रिक वांत्रिक से इलाज कराएंगे, यानी कि लोग उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और एसेसिबल का बात है कि हॉस्पिटल को तो गवर्नमेंट ने प्रोविज़न दे दिया, पर उनका जहाँ हॉस्पिटल बना है वहाँ तक जाने के लिए रास्ता ही नहीं है, नदी के ऊपर कोई पुल नहीं है, तो लोगों को वो एसेसिबल नहीं है ना। तो एसेसिबिलिटी भी होनी चाहिए और लोगों को स्वीकार भी होना चाहिए। तो इस तरह लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता करनी चाहिए, हेल्थ अवेयरनेस देना चाहिए, और साथ ही साथ सोशियो कल्चर फैक्टर भी बहुत इफ़ेक्ट करता है। समाज का और संस्कृति का कैसा असर है उस कम्युनिटी में, वो भी असर बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो भी पता चलता है, ठीक है। तो जितना सर्विसेज गवर्नमेंट दे रहा है उसको कैसे तरह से यूज़ हो रहा है, यूटिलाइजेशन क्या हो रहा है, उसका एक्चुअल कवरेज क्या हो रहा है, उसको जितने एरिया को कवर करने के लिए दिया गया उतने एरिया को वो कवर कर पा रहा है कि नहीं, ठीक है। उसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इन टर्म्स ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल इन नीड ऑफ अ सर्विस हु एक्चुअली रिसीव इट इन अ गिवन पीरियड, यूजुअली अ ईयर। कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि हाँ जितने लोगों को ज़रूरत है उनमें से कितने लोग को एक्चुअली वो फैसिलिटी मिल पा रहा है एक पर्टिकुलर ईयर में, उस हिसाब से उसको कैलकुलेट किया जाता है कि कितने लोगों की ज़रूरत है वहाँ पे, कितने लोगों को वहाँ पे उस सर्विस की ज़रूरत है और उनमें से कितने लोगों को वह मिला है, उससे वह कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। वो यूटिलाइजेशन रेट अलग अलग बताया गया है, जैसे प्रोपोर्शन ऑफ फुली ह्यूमनाइज्ड चिल्ड्रन एक रेट है, दूसरा प्रोपोर्शन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन हु रिसीव एंटीनेटल केयर, और एक है बेड ऑक्यूपेंसी रेट है, ठीक है। तो इनमें से हम लोग पहला अगर पढ़ेंगे प्रोपोर्शन ऑफ फुल्ली इम्यूनाइज चिल्ड्रन, इंडिया में जितने भी शिशु हैं, हाँ, जिनको कि पूरी तरह से इम्यूनाइजेशन दिया गया, मैंने उनको वैक्सीन दिया गया है, किन के लिए, 6 मेजर बीमारियों के लिए, 6 वैक्सीन प्रिवेंटेबल किलर डिजीजेज बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ एज। जब तक उनका 1 साल कंप्लीट नहीं हो जाए उसके पहले ही उनको 6 वैक्सीन दे दिया जाता है, ऐसे वैक्सीन जो कि जानलेवा बीमारियों से उनको बचाएंगे, 6 ऐसे बीमारियों से बचाएंगे, ठीक है। तो जितने भी शिशु हैं ये उनको उस वैक्सीन, ये 6 वैक्सीन देना ही चाहिए 1 साल से कंप्लीट होने के एज के भीतर, ठीक है। तो एक सर्वे किया गया इम्यूनाइजेशन कवरेज सर्वे जब किया गया, लोगों के से जाके पूछा गया कि 1 से 2 साल के बच्चों के बीच के लिए पूछा गया कि कैसे ये सर्विस यूटिलाइज हो रहा है, लोग इसको यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। ये तो सर्वे किया जाता है, इससे पता चलता है कि एक्चुअली सारे बच्चे इम्यूनाइज हो पा रहे हैं कि नहीं। टारगेट इसका यही रहता है कि हाँ 100% जितने नवजात शिशु हैं 1 साल के पहले उनको 6 वैक्सीन मिल जानी चाहिए, ठीक है। इसी तरह प्रोपोर्शन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन हु रिसीव एंटीनेटल केयर, जितने भी प्रेग्नेंट वुमेन हैं जिनके भी बच्चे ने अभी जन्म नहीं लिया है उसके पहले उनको एक एंटीनेटल केयर, एंटीनेटल हेल्थ चेकअप की ज़रूरत होती है, या उनको पोषक तत्व मिलने चाहिए, उनका चेकअप रेगुलर होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ उनको फूड सप्लीमेंट जो है आयरन फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट होना चाहिए, उनको एक वैक्सीन भी टेटनस का लगना चाहिए चाइल्ड बर्थ के पहले, तो ये सब सर्विसेज उनको मिलनी चाहिए, ठीक है। तो हर एक जो कंपोनेंट है केयर का कि उनको ये सप्लीमेंट मिला कि नहीं, हेल्थ केयर मिला कि नहीं, उसको परसेंटेज में चेंज किया जाता है और तब अंदाज़ा लगाया जाता है कि उसको सर्विसेज को उन्होंने कैसे ये सर्विस यूज़ हो पाया है कि नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेड ऑक्यूपेंसी रेट, ठीक है। इट इज़ द परसेंटेज ऑफ बेड्स ऑक्यूपाइड बाय पेशेंट। सिमिलरली बेड टर्नओवर रेशियो, एवरेज लेंथ ऑफ स्टे कैन बी कैलकुलेटेड, कि आखिर कितना बेड पेशेंट्स ने ऑक्यूपाई किया है, कितना बेड्स ऑक्यूपाइड नहीं है, या कितने पेशेंट्स तो आ गए पर उनको बेड नहीं मिला, उस हिसाब से बेड ऑक्यूपेंसी रेट होता है। इसी तरह बेड टर्नओवर रेशियो भी होता है, ठीक है। इसकी मदद से बेड ऑक्यूपेंसी रेट से हम लोग बेड टर्नओवर रेशियो भी कैलकुलेट कर पाते हैं कि सच में कितना बेड्स उनको अवेलेबल हो पाया, कितने लंबे समय तक पेशेंट वहाँ पे रहे, ये सब कुछ कैलकुलेट हो सकता है। तो आज हम लोगों ने बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, हेल्थ
हेल्थ इंडिकेटर फैक्टर्स का हम लोगों ने बहुत सारा डिस्कस कर लिया है, और भी कुछ फैक्टर्स रह गए हैं, करीब 4 फैक्टर 5 फैक्टर और रह गए। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, इसे समझिए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, डिस्कस करें। तब आप लोग को अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।